नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिकल। भारत में करप्शन के हम लोग बहुत सारे केसेस के बारे में सुने हैं। एक से एक रिकॉर्ड बनता चला गया है। कभी तो करप्शन के प्लैंक पे ही अरविंद केजरीवाल जैसे नेता भारत में राजनीति में उनकी एंट्री हुई। वो तब के यूपीए सरकार के अगेंस्ट कोल घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ गेट घोटाला, इस तरह के कई घोटालों की चर्चा करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में करप्शंस का केसेस आना बंद हो गया। आज भी हर दिन कहीं न कोई रिकॉर्ड टूटता दिखता है। ऐसे में झारखंड भी कहीं से पीछे नहीं है। झारखंड में भी वहां के मुख्यमंत्री भी करप्शन के मामले में ही जेल में भी थे। बाद में वो बेल पे है और अभी झारखंड के पुनः वो सीएम बने हैं। चुनाव में हालांकि उनको बहुत भारी मैंडेट मिला। ऐसे ही एक मामला में झारखंड की ब्यूरोक्रेट पूजा सिंघल का नाम आया था और पिछले 2 साल से ज्यादा 2.5 साल वो जेल में रही, करीब करीब 28 महीने। और आप सबको उनका नाम पता होगा। उनका नाम था पूजा सिंघल। वो अपने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक की थी और देहरादून, मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली है और देहरादून की रहने वाली है। और गढ़वाल यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी बीए, जिसको ग्रेजुएशन बोलते हैं, उसका एग्जाम पास किया था। और बाद में वो अपने पहले अटेम्प्ट में आईएएस बनी और उनको झारखंड कैडर अलॉट हुआ। लेकिन 28 महीने से जेल में रहने के बाद पिछले दिसंबर महीने में उनको बेल मिला और अब राज्य सरकार उनका जो सस्पेंशन है उसको रिवोक कर दिया है। अब चूंकि वो फिर से चर्चा में है, उनके सस्पेंशन को रिवोक किया जा चुका है। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष आनंद हैं। मनीष आनंद बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वो लगातार शासन को कवर करते हुए आए हैं और इन सारे मामलों में उनको बहुत नजदीक से बहुत गहन जानकारी है। मनीष जी, न्यूज पिकल के इस अंक में आपका स्वागत है। नमस्कार अमित जी। मनीष जी, हम लोग बात कर रहे हैं पूजा सिंघल की। पूजा सिंघल को का सस्पेंशन रिवोक कर दिया गया। आखिर राज्य सरकार को इतनी जल्दीबाजी क्या है और आप क्या समझ रहे हैं जो उनका सस्पेंशन दूर हुआ? और अमित जी, 2022 में पूजा सिंघल आईएएस ऑफिसर सचिव के पद पर थीं। उनका गिरफ्तारी जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किया था और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मनरेगा में एक आरोप था कि भ्रष्टाचार हुआ था। उसके तहत उनकी गिरफ्तारी हुई थी। 28 महीने वो जेल में रही। भारत जो बीएनएस है, भारत न्याय संहिता, उसके तहत ये प्रावधान है कि कोई भी आरोपित अगर सबसे अधिकतम जो सजा है उस जो भी आरोप लगा है उसका अगर 1/3 कालखंड वो जेल में बिता लेता है तो वो बेल का हकदार हो जाता है। तो उसी तहत में पूजा सिंघल जो कि आईएएस ऑफिसर हैं उनको बेल मिला है। और मुख्य सचिव झारखंड के उन्होंने परसों यानी कि 21 जनवरी को एक मीटिंग करा और उसमें उन्होंने अनुशंसा किया कि इनकी जो सेवा है उसको बहाल किया जाए। ये सस्पेंडेड थी क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर गिरफ्तार हो जाता है किसी मामले में तो राज्य सरकार को, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव जो कमांड है वो राज्य सरकार के पास होता है आईएएस ऑफिसर का, तो राज्य सरकार ने इनको सस्पेंड किया हुआ था। और सस्पेंशन के बाद मुख्य सचिव के नेतृत्व में जो कमेटी वहां पर थी उनके अनुशंसा पर इनकी सेवा बहाल करी गई है। तो अब इनका रास्ता साफ है, ये सचिव दोबारा बन सकती हैं, झारखंड सरकार में सेवा दे सकती हैं। लेकिन वो आरोप और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का केस वहीं का वहीं है। इनको अभी भी कोर्ट में जाना पड़ेगा सुनवाई के दौरान। और अगर उसमें सजा हो जाती है तो इनको वापस जेल जाना पड़ेगा। अगर निर्दोष साबित होती है तो बात अलग है। तो मुद्दा ये है अमित जी कि जब इनके ऊपर आरोप से ये बरी नहीं हुई थी तो राज्य सरकार ने इनको इनकी सेवा क्यों बहाल कर दी। अब सवाल ये उठता है कि मान लेते हैं कि एक हाइपोथेटिकल अगर हम ले लें बात कि जो आरोप लगाया गया है मनरेगा में भ्रष्टाचार का, वो आरोप सही साबित होता है और इनको सजा मिल जाती है। तो अभी से लेकर के सजा मिलने तक जो ये काम करते रहेंगे झारखंड की सरकार में, वो कितना ज्यादा मोरालिटी को जस्टिफाई करता है या साफ सुथरी जो व्यवस्था होनी चाहिए उसको जस्टिफाई करता है, कितना न्याय संगत होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है झारखंड की सरकार के सामने भी है। मुख्यमंत्री
हेमंत सोरेन के सामने भी है और इसका जवाब देना चाहिए। हमने ये देखा कि आज भारतीय जनता पार्टी के और पूर्व के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस वार्ता कर के कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ऊपर सवाल किया है कि आप बताएं आपका स्टैंड क्या है, क्योंकि आपकी पार्टी एक सहयोगी पार्टी है झारखंड में जो सत्ता में है, और उस सत्ता में उसी सत्ता ने जो है एक भ्रष्टाचार से आरोपित ऑफिसर को उनकी सेवा बहाल करी है। तो इस तरह से हमें लगता है कि ये जो प्रकरण है अमित जी, ये आने वाले समय में बहुत बड़ा एक भूचाल बनने वाला है झारखंड में ही नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। और किस तरह से हेमंत सोरेन इसका जवाब देते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी में भी में क्या मैसेज जाता है उसके ऊपर भी सवाल उठेगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपने बता ही दिया कि 1999 में पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस यूपीएससी इन्होंने क्वालिफाई किया था, इनको आईएएस मिला, झारखंड काडर मिला, उत्तराखंड की बहुत ही मेधावी छात्र थी ये। और झारखंड काडर में इन्होंने बहुत सारी सेवाएं दी, कई सारे जेलों में ये डीसी रही, कई सारे पदों पर रही। जब 2022 में ये खनन विभाग में सचिव थी झारखंड जैसे राज्य में जो कि खान माइंस एंड मिनरल्स से पूरा भरपूर है, और ये जो कोयला खनन और इन चीजों के ऊपर झारखंड में भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे हैं, कई लोगों के ऊपर लगे हैं। एक मुख्यमंत्री तो सजा याफ्ता भी हो चुका है, कन्विक्शन भी हो चुका है इसी भ्रष्टाचार के मामले में। तो ऐसे राज्य में इनके पास खनन विभाग का भी सचिव ये रह चुकी हैं, उद्योग विभाग का भी सचिव रह चुकी हैं। तो बहुत ही पावरफुल आईएएस ऑफिसर ये मानी जाती थी झारखंड में, और इनकी नजदीकियां जो हैं, ऐसा आरोप है कि इनका राजनीतिक लोगों के साथ भी बहुत बना हुआ रहा था। तो अब ऐसे समय में जब इनकी बहाली होती है नौकरी की, अभी सेवा वापस देंगे, तब कहीं ना कहीं वो जो 2.5 साल का जो इतिहास इनका है जेल में रहने का, वो इनके पीछे जरूर लगा रहेगा। और हम आने वाले समय में देखेंगे कि झारखंड में जो विपक्ष के नेता हैं उनका क्या रुख होता है। जी अमित जी। नहीं मनीष जी, 2-3 सवाल मेरे मन में आ रहा है बार बार। एक तो मैं जैसे शुरुआत किया था कि बहुत सारा घोटालों के बारे में हम लोगों ने सुना है, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, और अभी जो झारखंड में जितना माइनिंग घोटाला, ये मनरेगा में जेल में गई, मनरेगा के आरोप, मनरेगा में घोटाला से संबंधित मामले में इनको जेल हुआ था। तो कई मामले लगातार आते रहते हैं, लेकिन इस तरह से अगर ब्यूरोक्रेसी बार बार बहाल होती रहेगी तो क्या जो एक मन में डर रहता है, आने वाले जनरेशन जो अभी ब्यूरोक्रेसी लगातार, फिर ब्यूरोक्रेसी में भी जनरेशन टू जनरेशन लोग इन कर रहे हैं, लगातार आ रहा है, अभी उसमें भी पीढ़ियां बदल रही हैं, तो क्या उनको डर नहीं लगेगा? एक तो मन में जो डर होता है तो बेखौफ फिर से ये ऐसी भ्रष्टाचार चलता रहेगा, पहला जो मेरे मन में सवाल है। दूसरा कि इनको जो बेल मिला 7 दिसंबर 2024 को मिला, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, आज 23 फरवरी, आज 23 जनवरी ही है। मतलब मनीष जी, 2 महीना भी नहीं हुआ, इतना हड़बड़ी क्या था ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस को कि इनकी सेवा तुरंत, इनका सस्पेंशन का जो डेट भी जो रिवोक खत्म किया गया है, वो जिस दिन बेल हुआ है उसी दिन से इनका सस्पेंशन माना जाएगा कि खत्म हो गया है। तो मतलब ये पिछले जो 1 सवा महीना 1.5 महीना जो हो गया, तो 1.25 महीना 1.5 महीना से ये सर्विस में वापिस आ गई, इनका इनका इनको वेतन मिलना शुरू हो गया। तो इतनी जल्दीबाजी क्या है? और दूसरा, अगर एक्शन नहीं होगा या इस तरह का तुरंत उसको रिवार्ड मिलने लगेगा, तब मनीष जी तो किसी का तो मन में डर रहेगा ही नहीं ब्यूरोक्रेसी के मन में। बिल्कुल आपके सवाल जायज हैं कि जो मोरालिटी का टेम्पलेट है उस पर कहीं न कहीं ये जो निर्णय है झारखंड सरकार का वो सही दिखता नहीं है। हालाँकि एक बात हम ज़रूर स्पष्ट करना चाहेंगे कि भारतीय न्याय प्रणाली में या विश्व में जहाँ भी रूल ऑफ लॉ चलता है, वहाँ पर जब भी आरोपी के ऊपर आरोप साबित नहीं हो जाता है, उसे निर्दोष ही माना जाता है। और इस क्रम में पूजा सिंघल ये कह सकती हैं कि उनके ऊपर अभी आरोप साबित नहीं हुआ है, और ऐसे में उन्हें भ्रष्ट कहना भी गलत होगा क्योंकि उनके ऊपर अभी आरोप है, वो आरोपित हैं। लेकिन जो आपने सवाल उठाया है, वो सवाल बिल्कुल ही जायज़ है, और कहीं न कहीं सवाल ये उठता है आईएएस लॉबी के ऊपर भी
कि आईएएस लॉबी कितना स्ट्रांग है कि अपने एक सहयोगी, अपने ही एक पीयर का कोलीग को नौकरी बहाल करने में कितनी जल्दबाजी दिखाती है, और कहीं न कहीं लोकतंत्र में जो ये ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, वो कहीं न कहीं रिमोट कंट्रोल की तरह से सरकार को चलाती है। तो अभी जो अभी हेमंत सोरेन की सरकार बनी झारखंड में, 1.5 महीने का वक़्त हुआ है, और इस वक़्त में इस तरह का निर्णय करना झारखंड के लिए एक हम समझते हैं कि कई सारे सवालों को इनवाइट करता है अपने ऊपर, और ये भी जवाब देना पड़ेगा कि इतनी जल्दबाज़ी क्यों है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जल्दबाज़ी तो दिख रही है, क्योंकि कुछ इंतज़ार कर लेते, पूरा केस खत्म हो जाने देते, पूरी तरह से केस से बरी होकर के वापस आ जाते, और जब केस से बरी होकर के वापस आ जाते, तब आप बहाल हो जाते। या अगर केस से बरी हो जाते या कॉम्पेंसेशन कुछ दे देते आप, कि निर्दोष थे फिर भी आपको जेल में रहना पड़ा, सेवा से बाहर रहना पड़ा। ये सब आप काम कर सकते थे, लेकिन ये सब काम नहीं कर के अब ये सवाल उठता है कि अगर ये दोषी साबित हो जाती हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के केस में, तब जो अब तक जो निर्णय ये करेंगी और इस कालखंड में, उस वो निर्णय का क्या होगा, क्योंकि सचिव के पद पर ये बहाल होंगी और इनकी पोस्ट का बहुत ताकत होता है। इनका जो निर्णय होगा वो राज्य सरकार की पॉलिसी को भी अफ़ेक्ट करेगा और लोगों के जनमानस को भी अफ़ेक्ट करेगा। तो ऐसे हालात में जो ये निर्णय है झारखंड की सरकार का, वो कई संदेहों के घेरे में फँसा हुआ है। जी, अमित जी। नहीं मनीष जी, बस आखिरी में एक चीज पूछना चाहेंगे। आप लंबे समय से पत्रकारिता में हैं, बहुत सारे विभाग आपने कवर किया है। मैं भी, मेरा भी वक्त हो गया, लेकिन मुझे कोई अभी तक ऐसा एक भी एग्जाम्पल याद नहीं है जिसमें किसी ब्यूरोक्रेट को करप्शन के मामले में सजा हुई हो। हाँ, दो चार बीच बीच में मेरे पास प्रेस रिलीज जो आता है सीबीआई का, तो उसमें कभी कभी होता है कि कुछ बैंक ऑफिशियल्स 25 साल पुराना केस का कि वो कन्विक्ट हो गया फलाना केस में, कोई कन्विक्ट हो गया। तो छोटा मोटा अधिकारी आप पीएसयू का और इसका, ये सब तो मैं सुना हूँ, लेकिन मेरे ध्यान में पिछले, मतलब मैं अभी लगातार सोच रहा था जब आप बोल रहे थे, साथ साथ सुनते सुनते, कि कुछ ध्यान करूं। आपके ध्यान में है क्या किसी ब्यूरोक्रेट को हाल के कुछ वर्षों में करप्शन के नाम पर फाइनली कन्विक्शन हुआ हो? मैं मेरे ज़हन में भी नहीं आता है। हालाँकि कोयला के जो सचिव थे केंद्र सरकार में, जब कोयला का घोटाला हुआ था मनमोहन सिंह की सरकार में, उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि बड़े अधिकारी जो आईएएस होते हैं, उनका कन्विक्शन नहीं हो पाता है। हालाँकि आईपीएस लोगों का कुछ एक आध कन्विक्शन हुआ है भ्रष्टाचार के मामले में या किसी और आरोप के मामले में, लेकिन बड़े अधिकारियों का कन्विक्शन होता नहीं है। और कहीं न कहीं ये भी एक प्रश्न खड़ा करता है कि देश में करीबन 4.5 लाख से अधिक अंडर ट्रायल हैं, वो अपने जीवन का बड़ा हिस्सा जेल में बिता देते हैं, उनकी केस की सुनवाई पूरी हो नहीं पाती है और वो जेल में पड़े रहते हैं। लेकिन बड़े अधिकारी, अगर उन पर कोई आरोप लगता है तो वो जल्दी ही जेल से बाहर आ जाते हैं, या कोई धनाढ़ व्यक्ति जो है उनके ऊपर आरोप लगता है तो बहुत जल्दी बेल पर वो बाहर आ जाते हैं। ये एक सवाल है हमारे न्याय प्रणाली पर भी, और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को भी जवाब देना पड़ेगा कि 2.5 साल ये जेल में रही पूजा सिंघल, 2.5 साल का लंबा एक समय है। वो इस समय अंतराल में जो भी आरोप इन आईएएस ऑफिसर पर उन्होंने लगाया था, उनको कंक्लूड क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हम समझते हैं कि फास्ट ट्रैक ट्रायल होना चाहिए ऐसे केसेस का, करप्शन के केसेस का, भ्रष्टाचार का केसेस का फास्ट ट्रैक ट्रायल होना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि संगीन बलात्कार के मामले में फास्ट ट्रैक ट्रायल होता है। आरजी कार का कांड जो है पिछले साल का ही था, लेकिन कुछ महीने में ही कन्विक्शन आ गया जो आरोपी था। तो इसी तरह से जो भ्रष्टाचार के जो मामले हैं जिसमें कि बड़े अधिकारी, बड़े नेता इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए भी फास्ट ट्रैक कोर्ट की प्रावधान करनी चाहिए, ताकि पूजा सिंघल जैसा मामला जो है दोबारा रिपीट ना हो। जी, अमित जी। नहीं मनीष जी, ठीक है, हम लोग इस तरह के विषयों पर लगातार नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि ये मैं मानता हूं कि ये आम जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और कहीं ना कहीं जो एक्सचेकर से जो भी पैसा का लॉस होता है वो आम जीवन में और लोगों की सहूलियत के लिए उन सब पैसों का सरकार कहीं ना कहीं इस्तेमाल करती, जो कि हम लोग उनसे उससे आम जन जो है उससे वंचित रह जाता है। दूसरा एक सवाल तो ये आज भी खड़ा है
कि पूजा सिंघल के मामले में जो 36 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई थी, आखिर वो पैसा कहाँ से आया? कहीं ना कहीं से तो वो पैसा आया। लेकिन मनीष जी, आप भी इस विषय पर नजर बना के रखिएगा कि अब उनको अगला डिपार्टमेंट क्या मिलता है, उनकी भूमिका क्या होती है और इस केस में क्या हो रहा है हर डे टू डे में। हालांकि 30 जनवरी को उसमें हियरिंग भी है, तो हम लोगों की कोशिश होगी एक नए एपिसोड के साथ और विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे। मनीष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद जी नमस्कार आपका। अमित जी।